नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नहीं बढ़ेगी अंतरिम जमानत, सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस पर निर्णय सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। बता दें कि केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम जमानत की अवधि को 1 हफ्ते बढ़ाने की मांग की थी। उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है। दिल्ली वाराणसी इंडिगो फ्लाइट में बम लिखा टिश्यू पेपर मिलने से मचा हड़कंप। दिल्ली एयरपोर्ट पर वाराणसी जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट में मंगलवार सुबह टेक ऑफ से पहले एक टिश्यू पेपर मिला जिसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट लिखा हुआ था। इसे धमकी की आशंका माना गया। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला। कुछ यात्री विंग के जरिए प्लेन से उतरते देखे गए। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यूआरटी और बम डिस्पोजल टीम बुलाई गई। प्लेन की तलाशी ली गई लेकिन अधिकारियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वॉशरूम में पायलट को टिश्यू पेपर मिला था। टिश्यू पेपर वॉशरूम में कैसे पहुंचा, इसकी जांच चल रही है। एवरेस्ट पर भी ट्रैफिक जाम, लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के एवरेस्ट पर चढ़ाई करना लगभग हर पर्वतारोही की चाह होती है, लेकिन इस चाह ने कईयों की जान भी ले ली है। इस साल एवरेस्ट पर चढ़ाई का सीजन शुरू होते ही सैकड़ों पर्वतारोहियों को जुटान एवरेस्ट पर होने लगा और बीते हफ्ते 5 पर्वतारोहियों के मरने की भी खबर आई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सैकड़ों लोग रस्सी के सहारे एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में हाफते और धीरे धीरे ऊपर सरकने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम हो गया है। दिल्ली सीएस और पुलिस कमिश्नर से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से आग लगने की घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। विवेक विहार का एक अस्पताल जहां 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। एनसीपीसीआर ने अपने पत्र में कहा कि आयोग की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रोटोकॉल की बड़ी लापरवाही पाई। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान आयोग ने पाया कि उक्त नर्सिंग होम में कोई आपातकालीन निकास नहीं था। चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में कोई आपातकालीन निकास नहीं होना भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 का गंभीर उल्लंघन है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और पत्नी निखत को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट पुलिस की ओर से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जबरन की गई गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की अदालत ने शाहबाज आलम की ओर से गैंगस्टर के तहत एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। दिल्ली में पानी बर्बाद किया तो कटेगा चालान, मंत्री आतिशी ने बताया प्लान। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आने वाले दिनों में पानी की बर्बादी पर चालान भी लग सकता है। दिल्ली सरकार पानी की बर्बादी पर चालान काटने पर कर सकती है, विचार कर रही है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली अपनी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। पिछले हफ्तों से हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ना बंद कर दिया है। आतिशी ने कहा 2023 में अप्रैल, मई और जून के महीने में मिनिमम वाटर मेंटेन रहा। हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी देना बंद कर दिया है। आज से दिल्ली के कई हिस्सों में जहां 2 बार पानी की सप्लाई आती वहां 1 बार आएगी। दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। 44-48 तापमान के बीच आसमान से बरसती रहेगी आग। मंगलवार को भी राष्ट्रीय राजधानी भीषण गर्मी की चपेट में रही। कई इलाकों का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने भी हाल बेहाल किए रखा। मौसम विभाग की माने तो 2-3 दिनों तक लू की स्थिति से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सीजन का दूसरा सबसे अधिक 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। हवा में नमी का स्तर 63 से 19% रहा। डिजिटल अरेस्ट के बहाने ठगी करने वाले गिरोह की एक महिला गिरफ्तार। दक्षिणी पश्चिम जिला पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के बहाने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह की महिला जालसाज को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से ठगी में प्रयोग 2 मोबाइल बरामद किए। आरोपिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर वसंत कुंज की एक महिला से लाखों रुपए ठगे थे। पुलिस उपायुक्त रोहित मीना ने बताया कि महिला जालसाज की पहचान गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित वैभव खंड साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी निवासी सुधा श्रीवास्तव के रूप में हुई है। यहाँ से ही वह देश भर के लोगों के साथ ठगी कर रही थी। गिरोह में आरोपिता के 3 और साथी शामिल हैं। उनके बारे में पुलिस को अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ दाखिला, 2 चरणों में होंगे एडमिशन। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीयू प्रशासन मंगलवार को दाखिले से संबंधित जानकारियां साझा की। इस वर्ष भी प्रवेश कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल के जरिए ही किए जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया 2 चरण में होगी। पहले चरण में छात्र CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 69 कॉलेजों में 71,000 सीटों पर प्रवेश होंगे। हर कोर्स में सिंगल गर्ल चाइल्ड को कोटा दिया जाएगा। अभी पहले चरण की शुरुआत हुई है। इसके तहत छात्र प्राथमिक जानकारियां और 12वीं के अंक पर भर सकते हैं। उमर खालिद को दिल्ली की अदालत से झटका जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों की साजिश में शामिल और UAPA व अन्य धाराओं के तहत जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर खारिज कर दिया है। उमर खालिद, जो 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित तौर पर बड़ी साजिश का आरोपी है, उमर पर कड़े कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। केदारनाथ के बाद अब कन्याकुमारी आखिरी वोटिंग से पहले PM मोदी साधना में होंगे लीन। लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होते ही PM मोदी साधना में लीन होंगे। वह कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। सालों पहले इसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान कर विकसित भारत का दर्शन दिया था। यह भारत का दक्षिणतम छोर है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत से भारत को लगा है डबल झटका। एक मामला चीन तो दूसरा अमेरिका से जुड़ा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। रईसी ईरान के सबसे प्रमुख राजनेताओं में से एक थे। रईसी की मौत ईरान के लिए तो बड़ा नुकसान है ही, भारत के लिए भी एक बड़ा झटका है। रईसी की न रहने से भारत को विदेश नीति के मोर्चे पर कुछ मुश्किल आ सकती है। भारत की रणनीतिक अनिवार्यताएं और क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता, जिस तरह से अमेरिका दलदल में फंसी हुई है, उसमें इब्राहिम रईसी समाधान का हिस्सा थे। उनकी मौत ने चीजों को जटिल बना दिया है। नई सरकार बनते ही इन देशों के दौरे पर जाएंगे PM। देश समेत पूरी दुनिया की निगाहें इन दिनों 4 जून को घोषित होने वाले चुनाव परिणामों पर लगी है। चुनाव परिणाम घोषित होते ही भारत में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि 8 जून को नई सरकार शपथ ले लेगी। वहीं चुनावी व्यस्तता समाप्त होने के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, उसके लिए अगले कुछ माह बेहद व्यस्त रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहला दौरा इटली का हो सकता है, क्योंकि इस साल इटली 13 से 15 जून तक G7 देशों की मेजबानी कर रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद अप्रैल के आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी को इटली आने का न्योता दिया था। दिल्ली के नौरोजी नगर में 2 DTC बसों में हुए भीषण टक्कर। दिल्ली परिवहन निगम की एक बस ने मंगलवार को सुबह यहां नौरोजी नगर में एक अन्य DTC बस को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब DTC की एक बस दूसरी बस से आगे निकलने की होड़ में थी। उन्होंने बताया कि बस चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बस ने दूसरी बस को पीछे से टक्कर मार दी। बस के ड्राइवर आकाश ने बताया, मैं स्टैंड पर सवारियां उतार रहा था। इस दौरान राजघाट डिपो की JBM बस आई, जिसने स्टैंड पर खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। किसी को कोई चोट नहीं आई है। सभी लोग सुरक्षित है। गाड़ियों को नुकसान हुआ है। इस देश में भूस्खलन के कारण जिंदा दफन हो गए 2000 लोग, मदद को आगे आया भारत। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के कारण लोगों की मौत और तबाही होने पर मंगलवार को दुख जताया और कहा कि भारत हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। भारत ने मंगलवार को पापुआ न्यू गिनी के लिए $1 मिलियन की तत्काल सहायता राशि की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी में पिछले शुक्रवार को हुए भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए हैं। इस भीषण हादसे के बाद वहां की सरकार ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है, जिसके बाद भारत ने सहायता राशि की घोषणा की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।